ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखे थे? मेडिवल पीरियड, राइट? मेडिवल पीरियड का हम लोगों ने डिस्कशन शुरू करके हमने खत्म भी कर लिया था, और हम लोग देखे थे कि कैसे मेडिवल पीरियड 8th सेंचुरी से लेके हमारा 18th सेंचुरी तक चलता है। और 18th सेंचुरी में हमारा जो ब्रिटिश हुकूमत है वो शुरुआत होती है, राइट? और उसमें जो लास्ट एम्पायर है वो मुगल एम्पायर था, हम जानते हैं। और मुगल एम्पायर के डाउनफॉल के साथ साथ हम लोगों का ब्रिटिश एम्पायर का शुरू होता है, और जो मॉडर्न पीरियड है ना, क्योंकि हमारा जो इंडियन हिस्ट्री है वो 3 भागों में डिवाइडेड है। वन इज एंशियंट पीरियड, अनदर इज मिडिएवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड, है ना। तो 3 पीरियड है में डिवाइडेड है, और हम लोगों ने मेडिएवल पीरियड तक कवर कर लिया। एंशियंट भी कवर हो गया और मेडिएवल पीरियड भी कवर हो गया। लेकिन मेडिएवल पीरियड का हम एक समराइज करते हैं, क्या क्या देखे थे हम लोग लास्ट टाइम। तो हम लोग क्या देखे थे कि मेडिएवल पीरियड में ये एक्चुअली एक हम लोगों का जो बैकबोन है, जो बेस है, उसका एक टेबल है मेडिएवल पीरियड का, एंड दिस टेबल इज इम्पोर्टेंट एंड कैन बी रिवाइज्ड मल्टीपल टाइम्स। ओके, सो हम लोग क्या देखे थे कि अर्ली मेडिवल पीरियड के अंदर भी हम लोगों ने उसका जो डिवीजन है, अर्ली मेडिवल पीरियड का डिवीजन एक डिवाइड किए थे। तो उस डिवीजन का जो पीरियड है, दैट पीरियड इज 8th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी। तो उसमें क्या होते हैं तो उसमें एक सिग्निफिकेंट जो इवेंट है उसको हम बोलेंगे ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल। ट्राईपार्टाइट का मतलब है 3 पार्टी है, और 3 पार्टी का स्ट्रगल करते हैं, दो तीनों लड़ते हैं, है ना। तो तीनों एक जगह के लिए लड़ते हैं। तो हमने वो मैप देखे थे, आई थिंक ये वाला मैप जो है, हाँ, ये हो गया कनौज, है ना। ये कनौज एरिया के लिए, ये कनौज जो कैपिटल है, उसके लिए ये 3 पार्टी लड़े थे। गुर्जारा प्रतिहारा, पालास ऑफ बेंगल, है ना। बंगाल का जो राजा, जो रेन था, उसको पालास बोलते थे। और नॉर्थ वेस्टर्न जो रूल था उसको गुर्जारा प्रतिहारास बोलते हैं। और जो साउथ वाला जो रूलर था या रूल था उसको हम राष्ट्रकूटास बोलते हैं। तो ये तीनों जो जो ट्राईपार्टाइट जो स्ट्रगल बोलते हैं, कनौज के लिए लड़ा था, राइट? ठीक है। उसके बाद क्या आते हैं? दिल्ली सुल्तानेट। हम लोगों ने देखा था कि अर्ली मेडिएवल इंडिया जो 8th और 12th सेंचुरी के बीच होते हैं, तो उसमें क्या होते हैं कि फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं, राइट? पहले तो गुप्ता था, इससे पहले क्या था? इससे पहले गुप्ता था, है ना। गुप्तास, तो गुप्तास एक सेंट्रलाइज्ड रूल एस्टेब्लिश किए थे। उससे पहले क्या था? मौर्यास, राइट? मौर्यास, वो भी सेंट्रलाइज्ड रूल एस्टेब्लिश किए थे। इनका फीचर ये था कि सेंट्रलाइज्ड रूल, है ना, सेंट्रलाइज्ड रूल। लेकिन क्या हुआ कि गुप्तास का खात्मा हुआ, गुप्तास डिक्लाइन हुए, और अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट्स का इमर्जेंस हुआ, राइट? और उसके तहत क्या हुआ कि दिस फ्रेगमेंटेशन हो गया सारा रूल। सारा इंडिया का जो सेंट्रलाइज सिस्टम था, रूल, सेंट्रलाइज जो रूल था, वो फ्रेगमेंटेड हो गया, है ना, अलग अलग हो गया। और उसके उसके चलते ही ये ट्राईपार्टाइट जो सिग्निफिकेंट, ऐसा तो बहुत स्ट्रगल हुए, ऐसा तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुए, लेकिन क्या हुआ कि आ, ये जो ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल है, 3 पार्टी, पालास, प्रतिहारास और राष्ट्रकूटास का जो स्ट्रगल है, दिस वाज सिग्निफिकेंट, है ना। कल्चरल डेवलपमेंट भी होते हैं उसमें, भक्ति मूवमेंट भी होते हैं उस दौरान ही। बट वो जब आर्ट एंड कल्चर जब पढ़ेंगे ना, तब हम लोग वो देखेंगे, है ना। ठीक है।
बस एक स्टोरी है कि पहले पहले क्या आया, मौर्यन आया, मौर्यन के बाद गुप्तास आया, गुप्तास के बाद फिर अभी आते हैं दिल्ली सुल्तानेट का बारी। लेकिन बीच बीच में गैप होते हैं, ओके, बीच बीच में डिक्लाइन होते हैं, डाउन होते हैं, उसके बाद फिर एक नया सेंट्रलाइज्ड पावर का इमरजेंस होते हैं। ओके, यही ट्रेंड रहता है हर समय इंडियन हिस्ट्री का। ओके, तो ये दिल्ली सुल्तानेट का इमरजेंस हुआ तो हम देखे थे कि दिल्ली सुल्तानेट में बहुत सारा डायनेस्टीज था। एक को बोलते हैं स्लेव डायनेस्टी, फिर खलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सईद डायनेस्टी, लोडी डायनेस्टी। लोडी डायनेस्टी वाज द लास्ट डायनेस्टी ऑफ सुल्तानेट, दिल्ली सुल्तानेट, हम देखे थे, राइट। और जो स्लेव डायनेस्टी या दिल्ली सुल्तानेट का एस्टेब्लिशर था, जो पहला राजा था, उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, ये एमसीक्यूज में आते हैं। ओके, उसके साथ साथ हम लोगों ने देखा था एक इंपॉर्टेंट एम्पायर, विजयनगरा एम्पायर। ठीक है, तो विजयनगरा जो एम्पायर था, बहमनी सुल्तानेट भी उसके साथ साथ था, लेकिन हम लोग देखे थे कि विजयनगरा जो एम्पायर था, इट गेव रेजिस्टेंस टू दिल्ली सुल्तानेट। इसका मतलब है दिल्ली सुल्तानेट को टक्कर दे रहा था, जो ऊपर का दिल्ली सुल्तानेट है ना, उसको टक्कर दे रहा। तो बस स्टोरी का ये पार्ट है कि विजयनगरा एम्पायर भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा था मेडिएवल पीरियड का, राइट। तो ये बैटल ऑफ तालिकोटा है ना, ये एमसीक्यू में कभी कभी आते हैं कि लास्ट बैटल ऑफ, है ना, विजयनगरा कौन सा था, तो बैटल ऑफ तालिकोटा। ओके, इससे ही डिक्लाइन शुरू होते हैं विजयनगरा एम्पायर का। ओके, और एक हम्पी इंपॉर्टेंट साइट है, ये विजयनगर एम्पायर का कैपिटल था। ओके, अभी भी हम्पी इज यूनेस्को हेरिटेज साइट, है ना। वो आर्ट एंड कल्चर जब पढ़ेंगे तब ज्यादा पढ़ेंगे उसको। फिर आया मुगल एम्पायर। ओके, जब दिल्ली सुल्तानेट खत्म हो जाती है ना, तो लास्ट कौन सा था, लोडी डायनेस्टी, इब्राहिम लोदी लास्ट इसका राजा था। तो बाबर ने डिफीट किया था, राइट, 1526 को, बैटल ऑफ पानीपत, है ना, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ओके, तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में मुगल का जो किंग बाबर था, उन्होंने इब्राहिम लोडी, तो लोडी डायनेस्टी का लास्ट रूलर था, उसको डिफीट किया और मुगल एम्पायर का स्टैब्लिश किया। ओके, फिर हम लोगों ने देखा था कि हाउ, कैसे मुगल एम्पायर का सक्सेशन होता है, उसमें से, है ना, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, हमने देखा था। ठीक है, उसके बाद मुगल एम्पायर्स का मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होना शुरू होते हैं, है ना। जब डिक्लाइन होना शुरू होते हैं, तभी मॉडर्न पीरियड, जो मेडिवल पीरियड का खात्मा होता है। मेडिवल जो पीरियड है वो जो 18 सेंचुरी, मतलब 1750 के आसपास, 18 सेंचुरी बोलते हैं ना उसको, तो 18 सेंचुरी के में मुगल का डिक्लाइन होना शुरू होता है। उसका बहुत सारा वजह है, ठीक है। तो हम वजह अभी जो वजह हैं वो थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, कैसा डिक्लाइन होते हैं, और कॉलोनाइजेशन या अंग्रेज लोग कैसे हक जमाते हैं, यू नो, अपना फुट होल्ड को स्ट्रॉन्ग करने शुरू करते हैं। ओके, और अल्टीमेटली ब्रिटिश अंपायर खड़ा करते हैं ना इंडिया में, तो हम देखेंगे। ओके, तो इसके बाद डिक्लाइन होते ही रीजनल पावर्स, ये हमने देखा था कि ट्रेंड है कि एक सेंट्रलाइजिंग पावर डाउन होते हैं तो डिक्लाइन होते हैं, तो रीजनल पावर्स का आगमन होता है ना। तो रीजनल पावर्स कौन सा था, मराठास था, ओके, राजपूत था, सिख्स था, नवाब्स ऑफ बंगाल, और कुछ सिक्स, सॉरी सिक्स तो हमने बोल ही दिया, और कुछ जाट्स, ऐसा भी था। ठीक है, तो रीजनल पावर्स का यू नो आगमन शुरू होता है, रीजनल पावर्स राइज होते हैं अलग अलग जगह पे इंडिपेंडेंट। ओके, इसके साथ साथ हमारा फॉरेन पावर्स या फॉरेन ट्रेडिंग कंपनीज
ट्रेडिंग का मतलब जो व्यापार करते हैं ना, ट्रेडिंग कंपनीज भी इंडिया में अपना फुटहोल्ड को जमाते हैं, ओके, अपना ग्रिप बनाते हैं। तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर पोर्टुगीज, पहले तो पोर्टुगीज आते हैं, फिर अलग अलग का कंपनीज आते हैं, ये 1600 में आते हैं, है ना, ये 1498 में आते हैं, ठीक है, वास्को दा गामा। फिर फ्रांस आते हैं, फिर डच आते हैं, ओके। तो ट्रेडिंग कंपनीज आते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, वो एट लास्ट एम्पायर खड़ा करने में सफल हो जाता, ठीक है। वो जो कंडीशंस है, वो जो सर्कमस्टेंसेस है विच लेड टू ब्रिटिश एम्पायर, वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, हमने थोड़ा समरी देख लिया, थोड़ा क्विक रन डाउन देख लिया, एक फटाफट हम लोगों ने रिवाइज कर लिया कि लास्ट क्लास में क्या हुआ था। तो हम देखेंगे अभी कि कैसे मुगल अंपायर डिक्लाइन होते हैं और ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है कैसे आगे बढ़ते हैं, ओके। तो इसमें बेसिक बेसिक जो रीजन है, वो वन ऑफ द रीजन इज दैट कि जो मुगल अंपायर है उसका जो सक्सेसर्स है, उसका जो किंग्स है ना, अकबर का टाइम में तो बहुत बड़ा हो गया था एकदम, नो अकबर एंड औरंगजेब, ओके, तो बहुत स्ट्रांग हो गया था, उसमें वास्ट अंपायर हो गया था इंडिया में मुगल का। लेकिन उसका जो सक्सेसर्स थे, दे वर वीक, बहुत वीक था, तो इसलिए वो जो सक्सेसर्स अपहोल्ड नहीं कर पाया मुगल अंपायर को, है ना। तो हम देखते हैं कि हमने हमने तो देख ही लिया था कि कैसे अकबर का टाइम में बहुत एक बड़ा अंपायर खड़ा हो गया था। फिर लास्ट जो राजा था जिसने द स्ट्रॉन्गेस्ट लास्ट रूलर वाज औरंगजेब, स्ट्रॉन्गेस्ट लास्ट रूलर वाज औरंगजेब, ओके। तो औरंगजेब का टाइम में उन्होंने बहुत टू द ग्रेटेस्ट टेरिटोरियल एक्सटेंट, मतलब बहुत टेरिटरी कवर कर लिया था, उसका एम्पायर एक्सपैंड कर दिया था, ओके। लेकिन उनका जो सक्सेसर्स थे, बहादुर शाह, वान जहांदर शाह, परबशियार, है ना, फिर शाहजहां टू, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर, शाहजहां थ्री, अकबर तो शाह बहादुर शाह टू, तो उनका जो सक्सेसर्स था, उन्होंने ये मुगल एम्पायर को होल्ड नहीं कर पाया, ओके। तो एक तो हो गया वीक सक्सेसर्स, इनकम्पिटेंट सक्सेसर्स, ओके, दैट इज वन रीजन। फिर हम देखेंगे और रीजन क्या है ना। तो उसका जो नोबिलिटी था, नोबिलिटी का मतलब मिनिस्टर्स, जो मिनिस्टर्स था, उन मिनिस्टर्स भी पावरफुल हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, है ना। तो एग्जांपल देखते हैं, सईद ब्रदर्स। सईद ब्रदर्स कौन सा किंग के अंदर आते हैं? जैसे फारूक सियर था, जो एक किंग था मुगल का, तो जो सईद ब्रदर्स इतना पावरफुल हो गया था कि उन्होंने उनका बल पे ही, या उनका कहने पे ही, या उनका सपोर्ट पे ही फारूक सियर किंग हुआ, ओके। फिर फिर साइड ब्रदर्स ने फिर से फारूक सियर को हटा दिया, फिर दूसरा को किंग बना दिया, तो दे वर सेड टू बी द किंग मेकर्स, ओके, वो किंग बनाते थे, है ना। तो जैसे किंग मेकर्स, ओके। तो ऐसा ऐसा जो नोबिलिटी था वो इंडिपेंडेंट हो गया, और
जो राजा था वो वीक हो गया। ओके, फिर हम देखते हैं फिर जागीरदारी और मनसबदारी सिस्टम जो है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था और मिलिट्री का जो रैंकिंग सिस्टम था वो भी वीक हो गया, वो क्राइसिस में आ गया। ओके, दैट इज अनदर रीजन। फिर फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, है ना। डेक्कन कैंपेन, औरंगजेब ने डेक्कन जो है ना, डेक्कन रूलर्स था उनके साथ बहुत लड़ाई की। ठीक है, डेक्कन सुल्तानेट बोल के कुछ कुछ बचे थे, तो उनके साथ बहुत लड़ाई की। तो लड़ाई में फाइनेंशियल लॉस हुआ। फिर है ना मुगल के साथ, सॉरी, मराठा के साथ भी लड़ाई की। उनमें उनमें फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, राइट। वार में तो या बैटल में फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स या फाइनेंशियल कॉस्ट रहते हैं। ठीक है, फिर उस तरीके से मुगल आर्मी भी डिक्लाइन हो गया। ओके, अब देखते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर क्या क्या था। ये तो इंटरनल प्रेशर हो गया। अपना इंटरनल जो मुगल का अंदर का जो सिस्टम है उसमें क्या क्या वीकनेस या क्या क्या फैक्टर के वजह से है ना मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ, वो हम देखें। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स देखते हैं, है ना। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या क्या था। ओके, तो वन ऑफ द फैक्टर वाज इन्वेजन फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट। इन्वेजन का मतलब है अटैक। नॉर्थ वेस्ट का मतलब ये इंडिया है, ये इंडिया है। ठीक है, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। ओके, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उस एरिया से। ओके, अफगानिस्तान वाला एरिया, सेंट्रल एशिया वाला एरिया से। तो नॉर्थ वेस्ट रीजन से अटैक हो रहा है। ओके, तो अटैक किसने की? वन ऑफ द सिग्निफिकेंट अटैक वाज ऑफ नादिर शाह। ये कभी कभी एमसीक्यू में आते हैं। ओके, एमसीक्यू में आते हैं। तो इस उन्होंने क्या किया? वो एक पर्शियन एम्पायर था, नादिर शाह। उन्होंने क्या किया कि दिल्ली में इन्वेड किया, अटैक किया, फिर दिल्ली को कब्जा कर लिया। और कब्जा करने के बाद उन्होंने, हम देखें ना, कोहिनूर डायमंड, एक पीकॉक थ्रोन बोल के भी होता था बहुत फेमस, जो मुगल का टाइम का थ्रोन था। थ्रोन बोले तो जहां पे राजा बैठता है, ठीक है, उसको थ्रोन बोलते हैं। तो पीकॉक थ्रोन, उसका डिजाइन पीकॉक, पीकॉक का बेस पे था। ओके, पीकॉक है ना, पीकॉक जो बर्ड है। तो पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर डायमंड, है ना, कोहिनूर डायमंड। कोहिनूर डायमंड तो सुना होगा। अभी अभी किसके किसके हाथ में है? अभी ब्रिटिश के हाथ में, ब्रिटिश म्यूजियम में पड़ा हुआ है कहीं। ओके, तो कोहिनूर डायमंड उस जमाने में बहुत फेमस हुआ करते थे, आज भी फेमस है। तो उसको लूट के ले गया। ओके, तो नदीर शाह ने 1739 में अटैक किया और लूटपाट मचा दी। ओके, तो ये जो अटैक था, इट एक्सपोज द होलोनेस ऑफ मुगल पावर। इसका मतलब है कि मुगल जो पावर, जो रिगार्डेड एज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर इन एशिया, उस समय ये नदीर शाह का इन्वेजन ने, अटैक ने दिखा दिया कि ये वीक हो गया। okay? मुगल पावर वीक हो गया। ठीक है, फिर आते हैं अहमद शाह अब्दाली, 1748। ठीक है, ये नेक्स्ट इन्वेजन है। तो इस इन्वेजन में क्या होते हैं, मराठा के साथ, मराठा जो है ना, मराठा जो एम्पायर था या कॉन्फेडरेसी था, तो वो जो मराठा एम्पायर था उसके साथ लड़ाई हुआ 1761 में, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में आते हैं। ओके, कभी कभी कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किस किस के साथ हुआ था। तो किस किस के साथ हुआ था? मोहम्मद शाह अब्दाली वर्सेस द मराठास। ओके, उस टाइम 1761 आते आते मराठा पावरफुल हो गया था और मुगल वीक हो गया। ठीक है, उस समय मराठा आगे आ गया था और मुगल वीक हो गया था। मराठा ने कब्जा कर लिया था ऑलरेडी। लेकिन क्या हुआ कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठा हार जाते हैं। और ये शुरुआत होते हैं
मराठा का फॉल का, मराठा का जो डिक्लाइन है, जो मराठा अंपायर खड़ा करते हैं, जब हम मराठा पढ़ेंगे, आई डोंट नो इस क्लास में पढ़ेंगे कि नहीं, लेकिन हम पढ़ेंगे जब हम डिटेल में जाएंगे, मतलब मराठा एम्पायर पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे कि ये जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत था, उससे मराठा अंपायर वीक हो जाते हैं और डिक्लाइन हो जाते हैं। तब क्या होते हैं कि ब्रिटिशर्स राज करना शुरू कर देते हैं, ब्रिटिशर्स को मौका मिल जाता है ना, क्योंकि मराठा अंग्रेजों के साथ भी लड़ाई हो रहा था। मराठा के साथ एक तो मुगल, तो लड़ा मुगल के साथ तो लड़ाई हो ही रहा था, है ना, मुगल को हरा ही दिया था, मुंह तोड़ जवाब दे ही रहा था, और दिल्ली उनके हाथ में आ ही गया था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, ये जो बैटल, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है, उसमें मराठा हार जाते हैं, और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उस मौके का फायदा उठा लेते हैं। अगर ये नहीं हारते, अगर ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत नहीं होते, तो शायद इतिहास यू नो अलग होता। मराठा एम्पायर ब्रिटिशर्स को शायद आने ही नहीं देता, है ना, तो शायद इतिहास अलग ही होता इंडिया का। ओके, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि ये फॉरेन इन्वेजन नॉर्थ वेस्ट से नदीर शाह और अहमद शाह अब्दाली का आया था, जिसने मराठा एम्पायर, सॉरी, मुगल एम्पायर का डिक्लाइन का एक फैक्टर बन जाता है। तो हमने देखा ही था मराठास कैसे बहुत पावरफुल हो जाते हैं, और पावरफुल होने के साथ साथ उन लोगों ने जो मुगल यू नो अपना, जो मुगल लास्ट एम्पायर था, जहांगीर, सॉरी जहांगीर नहीं, औरंगजेब, तो औरंगजेब का टाइम से जब मराठा लड़ाई करना शुरू करते हैं मुगलों के साथ, ओके, तो उस टाइम से फिर बाकी जो मुगल रूलर्स थे, उनको हरा हरा के क्या होता है कि एक एक टाइम आता है जहां पे मराठास दिल्ली तक आ जाते हैं, दिल्ली तक इन्फ्लुएंस उन लोगों का बढ़ जाता है। ओके, तो बहुत सारा जगह, इनफैक्ट राजपूताना जो स्टेट्स था, राजपूत जो स्टेट्स था, उनके अंदर आ जाते। ओके, तो बहुत पावरफुल हो गया था एक टाइम में, लेकिन हमने बोला कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ने डिक्लाइन शुरू कर दिया था मराठा का। ठीक है, लेकिन वन ऑफ द फैक्टर ऑफ डिक्लाइन हम बोल सकते हैं कि जो मुगल अंपायर का डिक्लाइन का फैक्टर था कि मराठा एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। ओके, उस टाइम में फिर हम देखते हैं कि बंगाल में एक इंडिपेंडेंट स्टेट शुरू हो जाते हैं अलवर्दी खान के अंदर। ओके, फिर हैदराबाद भी अलग, निजाम ऑफ हैदराबाद, यू नो हम देखते हैं कि निजाम ऑफ हैदराबाद इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, हैदराबाद भी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं मुगल के साथ साथ, मुगल के अगेंस्ट में। फिर सिक्स, है ना, जो सिख अंपायर है रंजीत सिंह, ओके, तो किंग रंजीत सिंह वाज द फाउंडर, तो उन्होंने भी एक एक अलग सा एम्पायर शुरू कर दिया था। ओके, फिर राजपूत तो था ही, फिर जाट्स एंड रोहिलास भी था। ओके, ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स अलग अलग बन जाते हैं, क्योंकि मराठा, सॉरी, मुगल जो सक्सेसर्स था, रूलर्स था, वो वीक हो जा रहा था टाइम के साथ साथ। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी, हम बोले थे ना यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी से आया था, हाँ, तो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज आया, ईस्ट इंडिया कंपनी आया, पोर्टुगीज कंपनीज आया, है ना, फ्रांस का कंपनीज आया, लेकिन फाइनली क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी हावी हो जाते हैं, इट बिकम्स स्ट्रोंगर देन एनीबडी एंड देन एनी अदर यूरोपियन पावर्स। तो क्या होता है कि एक टाइम आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे एक एक करके कब्जा कर लेते हैं, एक स्टेट से शुरू करके, जैसे बंगाल से शुरू करते हैं, और बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा से शुरू करते हैं, और उससे फिर एक्सपैंड करने लगते हैं अपना फुट होल्ड। ठीक है, तो उसका जो डिफाइनिंग एक मोमेंट था, बैटल था, उसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, ये बहुत एमसीक्यूज में आते हैं।
ओके, तो बैटल ऑफ प्लासी क्या है कि 1757 में, एक्चुअली उस टाइम तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, आप लोग जानते हैं कि इस जो भी कंपनीज था, जो भी फॉरेन कंपनीज था, ब्रिटिशर्स हो या फ्रांस हो या पोर्टुगीज हो, तो वो लोग अपना आर्मी रखते थे। ओके, तो पहले वो लोग तो साउथ इंडिया में अपना बेस बनाते थे, अपना इंडस्ट्री, अपना फैक्ट्री खड़ा करते हैं। उस फैक्ट्रीज को या इंडस्ट्री या अपना ट्रेड को रक्षा करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं वो लोग, अपना आर्मी रखते थे। ओके, वो आर्मी बहुत पावरफुल होते थे, मॉडर्न होते थे, है ना, क्योंकि यूरोपियन, यूरोप में तब मॉडर्नाइजेशन शुरू हो जाता है, तब तक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हो जाते थे। ओके, तो उस टाइम में बहुत पावरफुल आर्मी हुआ करते थे यूरोपियन जो कंपनीज था। तो उसमें से, उस यूरोपियन कंपनीज में से ब्रिटिश जो कंपनी था, ईस्ट इंडिया कंपनी था, वो सबसे पावरफुल। ओके, तो एक क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव इज इंपॉर्टेंट फिगर। रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जनरल था। ओके, तो वो कंट्रोल करता था मिलिट्री, आर्मी को कंट्रोल करता था, उस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक पावरफुल जनरल था। ओके, तो उन्होंने क्या किया, एक मौका आया उन लोगों का एक्चुअली। ठीक है, उस टाइम नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद सिराजुद्दौला। ओके, क्योंकि हम बोले थे मुगल का टाइम पे बंगाल भी इंडिपेंडेंट हो गया था ना, उस टाइम हम देखे थे बंगाल इंडिपेंडेंट हो गया था, जैसे हैदराबाद इंडिपेंडेंट हो गया था, बंगाल भी इंडिपेंडेंट हो गया था। ठीक है, तो उस इंडिपेंडेंट बंगाल का नवाब कौन था, नवाब मतलब राजा कौन था उस टाइम, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने क्या किया, उन्होंने बोला कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड है, हम ट्रेड करने नहीं देंगे। ठीक है, फिर लड़ाई शुरू हुआ, उस लड़ाई का नाम है बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी, एक प्लासी बोल के एक जगह है, आई थिंक वो बिहार में है। ठीक है, तो वो बैटल ऑफ प्लासी में रॉबर्ट क्लाइव अपना आर्मी को घुसाते हैं। ठीक है, शिप से लाते हैं मद्रास से, और बैटल ऑफ प्लासी जीत जाते हैं। और ये इंडियन हिस्ट्री का सबसे एक डिफाइनिंग और टर्निंग पॉइंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये टर्निंग पॉइंट में क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स को या ईस्ट इंडिया कंपनी को कॉन्फिडेंस मिल गया कि हम, है ना, पॉलिटिकल कंट्रोल कर सकते हैं डायरेक्ट। ब्रिटिश जो पॉलिटिकली जो कंट्रोल करते हैं ना, जैसे जो एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिक्स को जो कंट्रोल करते हैं ना, वो ब्रिटिशर्स डायरेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसका एक कॉन्फिडेंस आ गया, उसका एक बिगिनिंग आ गया। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि बैक टू बैक, जब 1757 में ये जीत गया, फिर छुटपुट लड़ाई हुआ, फिर फिर ट्राई करता रहा अपना जो नवाब था, जो उस टाइम में क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स ने एक पपेट पपेट राजा, पपेट बोले तो अपना मर्जी का जो राजा है, उसमें ब्रिटिश जो बंगाल का नवाब था उनको बिठा दिया था, है ना। वो डिटेल में हम पढ़ेंगे जब, तब हम, कासिम मीर कासिम था, है ना, तो हम पढ़ेंगे वो। लेकिन मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ कि कैसे, यू नो, ये जो बैटल ऑफ प्लासी कितना इंपॉर्टेंट है इस चीज में। ओके, तो उस टाइम में क्या हुआ कि पपेट रूलर को इंस्टॉल कर दिया था। और रूलर कौन है, वो डिटेल्स और निटी-ग्रिटी हम देखेंगे बाद में। ओके, लेकिन 5, आई थिंक कितना, 3 और 4, 7 साल बाद, 7 years लेटर और एक बैटल होते हैं। ये बैटल के बाद तो पपेट रूलर पॉलिटिकल, उन लोगों का जो ब्रिटिश का पॉलिटिकल जो होल्ड है वो आ गया था, पपेट रूलर को इंस्टॉल करके। राइट, पपेट रूलर अपना जो हिसाब से जो रूलर है उसको इंस्टॉल करके पॉलिटिकल पावर आ गया, कंट्रोल आ गया, है ना, बंगाल का, बंगाल का जो पॉलिटिकल जो पावर है उसमें। लेकिन 7 साल बाद
और एक डिफाइनिंग बैटल होता है, उसका नाम है बैटल ऑफ बुक्सार। ये भी एमसीक्यूज में आता है बहुत बार। ओके, तो बैटल ऑफ बुक्सार में क्या होते हैं? बैटल ऑफ बुक्सार में फिर से ब्रिटिशर्स ने नवाब ऑफ बंगाल को हरा देते हैं। ठीक है, नवाब ऑफ अवध, शाह आलम मुगल, तब मुगल जो है ना दिल्ली में जो स्थित था नाम के वास्ते। ओके, क्योंकि उस टाइम में सॉरी जो मुगल था बहुत वीक हो गया था, और नवाब अवध ये इंडिपेंडेंट हो गया था, नवाब बंगाल इंडिपेंडेंट हो गया था, लेकिन तीनों मिलके ब्रिटिशर्स को हराना चाहते थे, लेकिन हरा नहीं पाए। तो उस टाइम क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इसका जो रिजल्टेंट है वो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ये ब्रिटिशर्स लोग क्या करते हैं, एकदम यू नो जो तीन फोर्सेस है, नवाब अवध और मुगल एम्पायर शाह आलम II और नवाब बंगाल, ये तीन को हरा देते हैं एक साथ। जो आर्मी था उनको हरा देते हैं और बोलते हैं कि आप मुझसे एक ट्रीटी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रीटी का नाम है, ट्रीटी का मतलब समझौता, समझौता करना पड़ेगा। ओके, तो उस ट्रीटी का नाम है, उस समझौते का नाम है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। उस ट्रीटी के तहत क्या होता है, ब्रिटिशर्स को दीवानी राइट्स मिल जाते हैं, दीवानी राइट्स, दीवानी राइट्स। ठीक है, दीवानी राइट्स, व्हाट इज दीवानी राइट्स? ये एमसीक्यूज में आते हैं। okay? दीवानी राइट्स का मतलब ये है कि आप डायरेक्टली रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। रेवेन्यू का मतलब आज जैसे टैक्स कलेक्ट करते हैं ना, सरकार टैक्स कलेक्ट करते हैं, इनकम टैक्स देना पड़ता है आज, डायरेक्ट सरकार को देना पड़ता है हम लोग। जो जीएसटी है, आजकल का जो जीएसटी है वो टैक्स है ना, हर सामान जो हम खरीदते हैं उसमें जीएसटी देते हैं ना, तो वो एक सरकार को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, बट वो टैक्स है और सरकार उसको कलेक्ट करता है, उसको रेवेन्यू बोलते हैं। सरकार का टर्म पे वो रेवेन्यू है सरकार के लिए। ओके, तो ब्रिटिशर्स को डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने का राइट मिल जाता है। कहाँ कहाँ पे? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे मिलता है दीवानी राइट्स? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, उस जगह में वो टैक्स कलेक्ट कर सकते डायरेक्ट। इससे पहले उनको डायरेक्ट जो टैक्स था वो कलेक्ट करने का राइट्स नहीं था, वो तो कंट्रोल करता था इनडायरेक्टली अपना पपेट रूलर को इंस्टॉल करके, है ना। लेकिन अभी वो डायरेक्टली राजा बन गए, डायरेक्टली टैक्स कलेक्ट करने लगे। ओके, तो ये डिफाइनिंग मोमेंट या डिफाइनिंग, ये जो टर्निंग मोमेंट है, ये टर्निंग पॉइंट है, उसके बाद ही ब्रिटिश जो होल्ड है वो एक्सपैंड होना शुरू होते हैं, धीरे 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 करके। वो देखेंगे कैसे एक्सपैंड होते हैं, लेकिन आप लोगों को एक मैं बोला कि मैप इज इम्पोर्टेंट, है ना। तो आप देखेंगे कि ये 65 में ये मराठा ने इतना कवर कर लिया था। ओके, ये मराठा एम्पायर बहुत बड़ा हो गया था, मराठा एम्पायर। ठीक है, और यहाँ पे बंगाल और उड़ीसा, इस जगह पे ये जो बंगाल और उड़ीसा वाला जगह है, इस जगह बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, बिहार एंड उड़ीसा, ये जगह पे ब्रिटिशर्स कब्जा कर लिया था 1965 में, दीवानी राइट्स। ओके, ठीक है, फिर निजाम हैदराबाद ये अलग से था। तो यहाँ पे सिख अंपायर था अलग से। ओके, तो ऐसा ऐसा यू नो उस जो सीनियर ज्योग्राफिकल जो सिनेरियो था उस समय ऐसा। फिर हम देखते हैं कि ये तो 1765 का सिनेरियो है। ओके, तो 1761 में हमने देखा था क्या? 1761 में 1761 में नदीर शाह, सॉरी अहमद शाह अब्दाली का इन्वेजन जो है वो मराठा का जो डिक्लाइन है वो शुरुआत हो जाता है यहाँ से अटैक करके।
वो डिक्लाइन शुरू होता है। तो 1761 में एक बैटल होते हैं, थर्ड बैटल है पानीपत। ओके, पानीपत इसी जगह पे है, यूपी वाला एरिया पे है। तो वो थर्ड बैटल है पानीपत, क्या करते हैं कि मराठा इतना जो बड़ा एम्पायर था, वो भी डिक्लाइन होना शुरू होता है। और धीरे धीरे करके 1805 तक आते आते, ये देखो, एक एक करके ब्रिटिश जो एम्पायर है, ये पिंक पिंक आप देख रहे हैं ना, ब्रिटिश एम्पायर है, वो धीरे धीरे बड़ा होना शुरू होता है। ठीक है, ठीक है, ओके। ये बुक्सार है ना, प्लासी, बंगाल में। ओके, फिर मराठा कॉन्फिडरेसी, निजाम ऑफ हैदराबाद, फिर मैसूर के साथ, मैसूर एक टीपू सुल्तान, अगर आप सुने होंगे। ओके, तो वो डिटेल में जब पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे तब। ओके, इस दौरान ही ऐसे ही मुगल का डिक्लाइन हो जाते हैं, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है वो शुरुआत होता है। ठीक है, तो हमने डिक्लाइन देख लिया। फिर हम जब डिटेल पढ़ेंगे, बिकॉज ये हम बैकबोन पढ़ रहे हैं, ये वाला जो बेसिक बेसिक जो बेस हम लोग तैयार कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग जैसे मराठा के लिए अलग सा चैप्टर है, तो हम वो नहीं देखेंगे। ओके, सिख अंपायर के लिए अलग सा चैप्टर है, तो हम बाद में देखेंगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, ओके, ठीक है। तो बस ये और एक ओवरव्यू है, क्योंकि हम फॉरेन कंपनीज जो आए थे उसका हमको एक ठोस आइडिया मिलना चाहिए कि कब कौन सा कंपनी आए थे, फॉरेन कंपनीज, बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू, जैसे मॉडर्न पीरियड हम शुरू करेंगे ना, तो मॉडर्न पीरियड शुरू होता है फॉरेन कंपनीज का जो इन्वेजन है, या ब्रिटिश ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो फॉरेन कंपनी था एक, तो उसका जो एमरजेंस है उसको लेके ही मॉडर्न पीरियड शुरू होते हैं, राइट। तो हम मॉडर्न जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी से उसका एक ओवरव्यू एक देख लेते हैं, क्योंकि ये आइडिया होना जरूरी है। दिस टेबल इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो पहले पहले कौन आते हैं? पहले पहले पोर्टुगीज आते हैं, 1498 में वास्को दा गामा, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, कहाँ आए थे? कालीकट में आए थे, जो भी कोझिकोड है। ओके, और जमोरिन एक हिंदू राजा था, उन्होंने रिसीव किया था। एमसीक्यूज में कभी कभी आता है जमोरिन किंग। फिर कौन आते हैं? डच ईस्ट इंडिया कंपनी, 1605, डच नेदरलैंड का है। ठीक है, डच का फुटहोल्ड इतना नहीं है जितना बाकियों का है। ओके, फिर आते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, 1608 में यू नो लैंडिंग करते हैं। फिर फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी 1668 में आते हैं। ओके, तो ये एक टेबल है जिसमें कभी कभी एमसीक्यूज में आ जाते हैं कि इन्होंने पहला यू नो कहाँ पे एस्टेब्लिश किया था, कहाँ पे अराइवल हुआ था, कहाँ पे एस्टेब्लिश किया था अपना फैक्ट्री, वो सब आते हैं, है ना। जैसे ये 1600 में एस्टेब्लिश हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एक चार्टर के तहत, क्वीन ने एक चार्टर बनाया, और उसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट हुए, एस्टेब्लिश हुए। ठीक है, इनका फैक्ट्री कहाँ पे है? मछलीपट्टनम में था, सूरत में था, सूरत गुजरात में है। ओके, बस एक बेसिक बेसिक रूट है, रूट मैप है, ये कैसे वो लोग आते थे। ये हो गया पोर्टुगल, पोर्टुगीज, और ये हो गया ग्रेट ब्रिटेन। उन लोगों ने सागर का जो रास्ता है, एक केप ऑफ गुड होप, अफ्रीका का जो लास्ट पॉइंट है ना, उसको केप ऑफ गुड होप बोलते हैं। ठीक है, तो इतना लंबा एक रास्ता क्रॉस करके वो लोग सेल करके आते हैं। ओके, तो एक मोटा मोटी ज्योग्राफी को भी हम लेके चले, एक एक मोटा मोटी आइडिया आना पड़ेगा, एक माइंड मैप होना पड़ेगा आपका, तब रेलिवेंट बैठता है। ओके, तो तो हम इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब जो फॉरेन कंपनीज आते हैं तो उनके बीच में भी लड़ाई होते हैं।
ओके, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ इंडियन के साथ लड़ाई होते थे, ओके, या पोर्टुगीज लोगों का अपने साथ या इंडियन लोगों के साथ लड़ाई होते थे, नहीं। तो उन लोगों के बीच में भी लड़ाई होते थे। तो इम्पोर्टेंट बैटल्स जो है वो बैटल ऑफ स्वाली पोर्टुगीज के साथ लड़ाई हुआ था। बस कभी कभी एमसीक्यूज में आ जाते हैं तो इसलिए हमने मेंशन कर दिया। कार्नेटिक वार्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो कार्नेटिक वार्स किस किस बीच में होते हैं? ये फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। ओके, तो ये थ्री मेजर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तीन तीन लड़ाई होती है ज्यादा ज्यादातर, जो एमसीक्यूज में पूछते ज्यादातर ज्यादा। लास्ट बैटल कौन सा है बोल के पूछेगा, तो उसमें हम बोलेंगे कि द बैटल ऑफ वांडीवास 1760, ठीक है। फिर हमने देख ही लिया बैटल ऑफ प्लासी, ओके, बैटल ऑफ बुक्सर हमने देख लिया। फिर ये तो बंगाल के नवाब से के साथ हुआ था। बंगाल बैटल ऑफ प्लासी तो बंगाल और बंगाल का नवाब सिराजुद्दीन दौला के साथ हुआ था। और बैटल ऑफ बुक्सर किस किस के साथ हुआ था? नवाब ऑफ बंगाल, उस टाइम में मीर कासिम था, फिर नवाब अवध और मुगल एम्पायर शाह आलम तो, ठीक है। फिर जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स था, वन इज मराठा, मैसूर और सिख, ये स्ट्रॉन्ग पावर्स थे। ओके, हमने मैप देखा था ना मैसूर कहाँ पे है। ओके, तो जो मैसूर का जो वन ऑफ द सिग्निफिकेंट जो लड़ाई था वो बैटल ऑफ सेरिंगपट्टम, वो टीपू सुल्तान के साथ होते हैं। टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान ने के साथ ब्रिटिशर्स का बहुत सारा लड़ाई हुआ था, लेकिन टीपू सुल्तान को हरा नहीं पा रहा था ब्रिटिशर्स। ओके, तो उसका जो फादर है, उसका जो पापा है टीपू सुल्तान का, उसके साथ भी लड़ाई हुआ था, लेकिन हरा नहीं पा रहा था। लेकिन एट लास्ट 1799 में आते आते, क्योंकि 1765 इज द डिफाइनिंग पीरियड, राइट, दीवानी शुरू हो गया था। 57, 64, 65, 64 टू बैटल हुआ था, 1765 में दीवानी राइट्स मिल गया था, राइट। तो उसके बाद का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो रीजनल पावर से जो हुआ, नंबर वन इज मैसूर, तो उसमें से बैटल ऑफ सेरिंगपट्टम ये एमसीक्यूज में आते हैं, ठीक है। तो किसके साथ हुआ था? टीपू सुल्तान। ओके, फिर आते हैं मराठा। मराठा हमने मैप देख ही लिया था, कितना बड़ा हो गया था उस टाइम। तो मराठा के साथ थ्री इंपॉर्टेंट बैटल्स हुआ था, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। पहला तो हुआ था 1775 में, फिर सेकंड हुआ था 1800 में, थर्ड हुआ था 1817 में। ओके, इतना लंबा चला था। तो 1817 या 1818 आते आते अंग्रेजों ने क्या खड़ा कर दिया था? एक बड़ा सा अंपायर, एक बड़ा अंपायर खड़ा कर दिया था, क्योंकि थर्ड बैटल ऑफ एंग्लो मराठा वार में क्या हुआ? मराठा को डिफीट कर दिया था, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स के अंदर आ गया था, एनेक्स बाय ब्रिटिश, जीत गया। और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी वही, सेम सेम कॉन्सेप्ट उन लोग का चलता था उनमें, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, डिवाइड करो उसके बाद रूल करो, ठीक है। फिर उस टाइम में सिख अंपायर का शुरुआत हुआ था 18 सॉरी, सिख अंपायर का जब शुरुआत हुआ था, हम देखेंगे कि सिख अंपायर जो है, हाँ, मैप दिखा रहा हूँ आपको, ये सिख अंपायर। ओके, तो महाराजा रंजीत सिंह ने इनका शुरुआत किया था, ठीक है। देखेंगे अ, रंजीत सिंह, ठीक है। तो उन्होंने शुरुआत किया था और बहुत एक पावरफुल रूल बन गया था उस टाइम पे। और
ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई हो गया। ठीक है, हम कहाँ पे थे? ओके, हाँ, तो सिख अंपायर था, उसके साथ जो लड़ाई हुआ, 2 वार हुआ था, और उसमें से लास्ट जो वार था उसमें हार गया। ओके, तो 1849 आते आते क्या हुआ कि जो पंजाब एरिया था, जो का सिख जो रूलर था उसके अंदर था, उसको भी अपना हाथ ले लिया ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बाय 1850s, मतलब मिड 19th सेंचुरी, मिड 19th सेंचुरी, ठीक है, 1850s का मतलब क्या है? ये 19th सेंचुरी में आता है, राइट? तो मिड 19th सेंचुरी के अंदर अंदर ब्रिटिशर्स ने पूरा इंडिया को ही कवर कर लिया था। पूरा इंडिया उनका कब्जा में आ गया था, कब्जा में आ गया था। ठीक है, ये हो गया आपका जो इंटरफेस है ब्रिटिश अंपायर का शुरुआत और मुगल का जो डिक्लाइन है, या जो रीजनल पावर्स का जो रिसर्जेंस था, और उसके साथ जो डिक्लाइन हुआ बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस। ठीक है, तो वो वाला पार्ट हम लोगों ने देख लिया अभी। ओके, और आई थिंक 10 मिनट बचा है। हम्म, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कल क्या पढ़ेंगे कि जो ब्रिटिश जो रूल शुरुआत होते हैं 1857 या 1865 से, कल हम वो देखेंगे। ठीक है, लेकिन आज ये 10 मिनट में क्या देखेंगे कि इसका जो हम मॉडर्न पीरियड का जो समरी है, मॉडर्न पीरियड का एक टेबल है, एक बैकबोन टेबल हमने बनाया, क्योंकि ये बेस है और इस टेबल को आप यूटिलाइज कर सकते हो। ये टेबल इसी के लिए बनाया गया, क्योंकि ये टेबल आपको एक आइडिया देगा कि मॉडर्न पीरियड में क्या क्या है। ओके, तो मॉडर्न पीरियड का जो शुरुआत होते हैं हम जानते हैं कि डिक्लाइन ऑफ मुगल अंपायर, decline of the regional powers like Marathas, Sikh Empire, और जो कंपनी का जो रूल है या ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है, उसका जो शुरुआत होते हैं, उससे ही मॉडर्न पीरियड का शुरुआत होता है। ओके, तो हमने टेबल में क्या देखा कि ये कंपनी का जो उत्थान है, एक्सेडेंसी है, एसेडेंसी है, ठीक है, वो इससे शुरू होता है, राइट? बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, दीवानी राइट्स, ठीक है, उससे शुरू होते हैं। फिर कंपनी एक्सपांड करते हैं, ठीक है, ग्रेजुअली एक्सपांड करते हैं। तो एक्सपेंशन कैसे होते हैं? एक तो हो गया वार से, ठीक है, तो उस टाइम में क्या था कि जो इंडिया थे, है ना, एक तो हो गया मराठा, ये सिख, और ये बंगाल का जो नवाब है ना, ये नवाब ऑफ हैदराबाद था। फिर अवध बोल के ऐसा, फिर यहाँ पे राजपूत जो रूलर्स था, ऐसा बहुत सारा इंडिपेंडेंट स्टेट्स था, राइट? अब अंग्रेजों को क्या करना है, एक एक करके अपने हाथ में लेना है। तो वो लोग क्या करते हैं कि एक पॉलिसी अपनाते थे कि हम लोग कैसे एक एक करके सब स्टेट्स को अपना हाथ में लेंगे, ठीक है, फुटहोल्ड कैसे बढ़ाएंगे। तो वो पॉलिसी क्या था, एक तो हो गया वार से, ठीक है, बैटल करेंगे, है ना, फोर्सफुली लेंगे वार से। दूसरा हो गया पॉलिसीज, कुछ पॉलिसीज, फॉर एग्जांपल सब्सिडी अलायंस एक पॉलिसी लाया था उन लोग। वो बताएंगे क्या ये पॉलिसी क्या है, वो हम बताएंगे, डिटेल में जाएंगे, है ना। ये वार हो गया, सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी हो गया। लेकिन इसका जो बेस, मेन बेस था कि डिवाइड एंड रूल,
यही उन लोगों का पॉलिसी था, जो बेस पॉलिसी था, डिवाइड एंड रूल। ओके। तो हम देखेंगे कि कैसे ये सब्सिडियरी अलायंस के तहत जो प्रिंसली स्टेट्स बोलते थे उस समय का, प्रिंसली स्टेट्स, ओके, जो प्रिंसेस था, ब्रिटिशर्स ने नाम दिया एक्चुअली ये प्रिंसली स्टेट्स। फॉर एग्जांपल मराठा, एक मराठास का जो स्टेट्स था, बहुत सारा मराठा रूलर्स था, उसको भी प्रिंसली स्टेट्स स्टेट्स बोल के बोल दिया। राजपूताना जो रूलर्स था उसको भी प्रिंसली स्टेट्स बोल दिया। ओके। नवाब ऑफ हैदराबाद, उनको भी प्रिंसली स्टेट बोल दिया। तो उनको कैसे कैसे करके अपने हाथ में लेना है, ये डिप्लोमेटिकली लिया है। डिप्लोमेटिकली जो पॉलिसी है, ये वाला डिप्लोमेसी वाला पॉलिसी, और ये हठौरा वाला पॉलिसी है, दिस इज हार्ड पॉलिसी, मतलब ये वार करके पॉलिसी। तो हमने देखा था कि कैसे मैसूर के साथ वार हुआ था, मराठा के साथ वार हुआ था, और सिखों के साथ वार हुआ था, और ये वार के तहत उन लोगों ने क्या किया, कब्जा कर लिया था। ठीक है। सब्सिडी रेंज में बता रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मेरे साथ ट्रेटी कर लो, मेरे साथ कुछ समझौता कर लो, और आप आप राजा बनते रहोगे, लेकिन मेरा भी मिलिट्री या मेरा भी रिप्रेजेंटेशन है, वो आपका स्टेट में मैं लगाऊंगा, आपका जो मिलिट्री है वो मैं चलाऊंगा। ठीक है। लेकिन वो मिलिट्री को आप ही लोग को पैसा देना पड़ेगा, सैलरी आपको देना पड़ेगा। ऐसा ही कुछ था समझौता, सब्सिडियरी अलायंस। ओके। फिर और एक देखते हैं हम लोग, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन ये इंक्लूड कर लूंगा मैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये भी एक पॉलिसी था, बहुत खतरनाक पॉलिसी। ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो इसका अर्थ ये था कि सपोज एक स्टेट था, फॉर एग्जांपल झांसी एक स्टेट है, प्रिंसली स्टेट है ना, एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। तो उन्होंने बोल दिया कि झांसी में अगर आपका कोई लड़का, राजा का कोई लड़का सक्सेसर नहीं है, अगर लड़की हुई, ठीक है, लड़का सक्सेसर अगर नहीं है, मतलब प्रिंस नहीं हुआ, अगर प्रिंसेस होने से काम नहीं चलेगा। ठीक है। अगर प्रिंसेस हुआ और प्रिंस नहीं हुआ, तब क्या होगा, लैप्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका जो स्टेटहुड है, स्टेट का पावर है, वो लैप्स हो जाएगा, और वो जो स्टेट का पावर है ईस्ट इंडिया कंपनी का अंदर आ जाए। इसका मतलब है, अगर मैं एक राजा हूं, अगर मेरा बेटा नहीं हुआ, तो मैं मरने के बाद मेरा जो अंपायर है, मेरा जो रूल है, वो ऑटोमेटिकली ब्रिटिश का रूल में आ जाएगा। ठीक है। वो हो गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है। फिर क्या करते हैं वो लोग, मकाओले मिनिट बनाते हैं, मतलब कुछ कुछ रिफॉर्म्स लाते हैं, लाने का कोशिश करते हैं, लैंड रिफॉर्म्स लाते हैं वो लोग। बट हम ये समझ लें कि ये जो जो भी रिफॉर्म लाते हैं, वो रिफॉर्म ब्रिटिशर्स का एडवांटेज के लिए ही लाते हैं, नॉट फॉर द सेक ऑफ इंडियन पीपल। ठीक है। उन लोग का जो एडवांटेज है, उन लोग का जो स्वार्थ है, उसके लिए ही लाते हैं। ठीक है। तो हम देखते हैं कि मैकाउले मिनिट ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है अपना एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन का जो शुरुआत होते हैं इंडिया में। ठीक है। तो मैकाउले एक आदमी था जिसने एक रिपोर्ट दिया था 1835 में, और उस रिपोर्ट के तहत इंग्लिश एज ए लैंग्वेज, एज ए एकेडमिक लैंग्वेज शुरू होते हैं, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुरू होते हैं। ठीक है। एमसीक्यूज में कभी कभी आता है। फिर सोशल रिफॉर्म्स को लाते हैं, अच्छा रिफॉर्म्स है, सती सती जो प्रथा था उसका एवोल्यूशन होते हैं। ठीक है। विंडो रीमैरिज भी होते हैं। उसमें इंडियन राजा राम मोहन रॉय का आप जिक्र है, और उस दौरान इंडियन रिफॉर्म्स मूवमेंट शुरू होते हैं उसमें, वो सब हम देखेंगे, वो डिटेल में हम देखेंगे। ओके। बस हमको ओवरव्यू अभी तैयार करना है कि
मॉडर्न पीरियड में क्या क्या है, ये माइलस्टोन है बेसिकली 1765 टू 1857। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, कंपनी तो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो एक्सपैंड करते हैं, कंसोलिडेट करते हैं अपना रोल को, ठीक है। फिर 1857 एक टर्निंग पॉइंट आते हैं, उसमें क्या होता है कि रिबेलियन होते हैं, आंदोलन होते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्यों फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं, क्योंकि उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था दिल्ली में, उस समय क्या हुआ था कि जो आर्मी था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का आर्मी था, म्यूटिनी हो गया था। म्यूटिनी का मतलब यू नो जो आर्मी का जो बीच में से निकल के ही जो सेपोय है या जो सैनिक है, उन लोगों ने ही लड़ाई शुरू कर दी थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ठीक है। जब आर्मी बगावत पे आ जाते हैं तो रूल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो उस समय अ, जो लास्ट जो मुगल एम्पायर था, ठीक है, तो लास्ट जो मुगल एम्पायर का था उसका नाम पे ये रिवॉल्ट शुरू होते हैं और दिल्ली को कब्जा कर लेते हैं। अलग अलग जगह पे रिवॉल्ट शुरू होते हैं और इतना जोर से रिवॉल्ट शुरू होते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दिल्ली खो देते हैं। दिल्ली में आके आर्म्ड रिवेलियन होते हैं, दिल्ली में आके वो लोग कब्जा कर लेते हैं, राइट। तो लड़खड़ा जाते हैं, पूरा ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है वो लड़खड़ा जाते हैं, ओके। लेकिन क्या हुआ अल्टीमेटली, क्योंकि यू नो ब्रिटिश जो क्राउन है, क्राउन बोले तो जहाँ पे ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन जो उस समय था, जो रानी था उस समय, तो बहुत उनको क्राउन भी बोलते हैं, वो बहुत पावरफुल था। ऑब्वियसली वो जो रिवेलियन ऐसा रिवेलियन को क्रश करने का पावर रखते थे, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि आर्मी भेजे, रे एनफोर्समेंट भेजे और ये रिवेलियन को क्रश कर दिया एक टाइम, ठीक है। और क्रश करने के साथ साथ जो ब्रिटिश क्राउन है या जो ग्रेट ब्रिटेन में, इंग्लैंड में जो बैठे हुए जो रानी है, उन्होंने बोला कि नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी तुम दुकान अपना बंद करो, ठीक है, हम लोग डायरेक्टली रूल करेंगे अभी, तुम दुकान बंद करो, हम लोग डायरेक्टली रूल करेंगे। और एक प्रोक्लेमेशन देते हैं जिसको बोलते हैं क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन, व्हिच इज आल्सो नोन एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो उसमें प्रोक्लेम करते हैं कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म, ब्रिटिश जो क्राउन है, ब्रिटिश जो रानी है, उनका रूल शुरू होते हैं, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर क्राउन रूल शुरू होते हैं, फिर वो लोग पॉलिसी लाते हैं अपना, जो है ना, जो राजत्व है इंडिया में, उसको बढ़ाने के लिए कुछ पॉलिसीज लाते हैं, कुछ एक्ट्स लाते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892, ऐसा ऐसा बहुत सारा एक्ट्स लाते हैं। एक्ट्स, एक्ट्स का मतलब लॉ, ठीक है, लॉ लाते हैं। तो बेसिक मोटिव यही है कि जो रीजन था रिवोल्ट ऑफ 1857 का, जो रीजन था, वन ऑफ द रीजन वाज कि, है ना, नाखुश थे बहुत लोग, बहुत इंडियन जो रूलर्स थे या इंडियन जो सेक्शन ऑफ इंडियन पीपल वर अनहैप्पी, ठीक है। तो क्या करना चाहा कि उन्होंने जो रूल था, ब्रिटिश जो रूल था, उसमें इंडियन रिप्रेजेंटेशन और पार्टिसिपेशन को बढ़ाने का कोशिश, ठीक है। उनका मेन मोटिव वही था, क्योंकि फिर से वो रिवोल्ट ना हो ऐसा। तो इसलिए वो लोग बोला कि हाँ यार, हमको, है ना, इंडिया का जो पीपल है उनको भी रिप्रेजेंटेशन का, पार्टिसिपेशन का अपना गवर्नमेंट में मौका देना चाहिए, ठीक है। तो उस मोटिव से फिर वो लोग पॉलिसीज लाए और अपना रूल को कंसोलिडेट करने लगे, ओके। फिर एक छोटा मोटा एक रिवेलियन होते हैं, उसको इंडिगो रिवेलियन बोलते हैं, है ना। इंडिगो एक प्लांट है, उस टाइम प्लांटेशन चलता था। इंडिगो पेन के लिए यूज होता है ना। इंडिगो एक
प्लांट है जिसका जो एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट बोलते हैं जिसका जो है ना आउटपुट है, वो एक पेंट में यूज होता है। तो ब्लू, इंडिगो, इंडिगो कलर का ब्लू जैसा कलर है ना इंडिगो, वो इंडस्ट्री में यूज होता था। ठीक है, ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता था, लेकिन इसके तहत ही एक रिवेलियन शुरू होता है, उसका एक अलग सा कहानी है और डिटेल हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर यू नो 1885 में एक डिफाइनिंग मोमेंट आता है कि हम लोग इंडिया का जो लोग है उनको एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, का एक एक फेस चाहिए नेशन वाइड। तो वो एक फेस बना इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी, जो अभी भी है ना कांग्रेस पार्टी। तो वही इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में स्टैब्लिश हुआ था। ओके, बाय एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम एंड अदर्स। ठीक है, उस आदर्श में से बाबा दादा भाई नारोजी भी था। ठीक है, और हम लोग देखेंगे बाद में कि एक मॉडरेट्स का कॉन्सेप्ट आता है, मॉडरेट्स। ठीक है, एक एक्सट्रीमिस्ट का कॉन्सेप्ट आता है, एक मॉडरेट्स का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, वो देखेंगे हम क्या कॉन्सेप्ट है मॉडरेट्स का, वो देखेंगे। बेसिकली वो लोग है ना, जो कांग्रेस एस्टैब्लिश हुआ था उसका एक बड़ा बड़ा लीडर था, है ना, इंडिया का बड़ा बड़ा लीडर। आप लोग अगर सुने हैं तो दादा भाई नारोजी के हम बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन, ग्रैंड ओल्ड मैन। ठीक है, फिर और लीडर्स थे, डब्ल्यू सी बनर्जी, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, फर्स्ट प्रेसिडेंट। ये एमसीक्यूज में आते हैं कभी कभी। ओके, तो इनको ये क्या है, डब्ल्यू सी बनर्जी, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। ठीक है, फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी वन ऑफ द लीडर था, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, उनको मॉडरेट्स बोलते थे। ठीक है, क्यों बोलते थे वो देखेंगे हम लोग बाद में। ओके, एक्चुअली वो लोग है ना बहुत शांति प्रिय लोग था। ओके, इसलिए मॉडरेट्स बोलते थे। इतना आग बबूला वाला लोग नहीं था, गुस्से वाला लोग नहीं था। ओके, लेकिन एक सेक्शन है जिसको हम एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं, वो गुस्से वाला लोग। ठीक है, वो भी देखेंगे। फिर 1905 आते आते एक इंसिडेंट हो जाता है ना, पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो एक चीज को ट्रिगर करते हैं, एक आंदोलन को ट्रिगर करते हैं, है ना। बंगाल को ना दो भाग में डिवाइड करते हैं लॉर्ड कर्जन। तो वो स्वदेशी जो मूवमेंट है, स्वदेशी जो आंदोलन है, उसको ट्रिगर करते हैं। ओके, फिर ब्रिटिश का बॉयकॉट होते हैं। ओके, उस आंदोलन में से ऐसा हुआ फाइनल आउटकम ये कि यू नो जो मॉडरेट्स है वो लोग चाहा कि हम लोग ये आंदोलन खत्म करें, स्वदेशी आंदोलन को। ठीक है, मॉडरेट्स ने बोला कि हम खत्म करते हैं, क्योंकि वायलेंट होते जा रहा था उस टाइम आंदोलन। फिर एक्सट्रीमिस्ट बोले कि नहीं नहीं, हमको ये आंदोलन और बरकरार रखना है, हमको आगे बढ़ाना है। ठीक है, मॉडरेट्स समझते थे कि अभी टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि ये शांति वाला लोग था, शांति प्रिय वाला लोग था, थोड़ा शांत स्वभाव का लोग था। ये एक्सट्रीमिस्ट वाला थोड़ा उग्र वाला लोग। ओके, तो क्या होते हैं 1907 में स्प्लिट हो जाते हैं मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। एक्सट्रीमिस्ट में कौन कौन आते थे, लाल, बाल एंड पाल। ये इंपॉर्टेंट ट्रायो है, तीन लोग था, ट्रायो, तीन लोग। लाल मतलब लाला लाजपत राय, ओके, नाम सुने होंगे। बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो लाल बाल पाल का जन्म होता है एक्सट्रीमिस्ट। तो क्या होते हैं उस टाइम, लड़ाई होते हैं उस ये दोनों फैक्शन का बीच में, तो स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है, उसको इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट बोलते हैं। उस 1907 का जो कांग्रेस है उसमें जो मीटिंग हुआ था उसमें स्प्लिट हो जाते, दरार आ जाते। ठीक है, एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ये इंपॉर्टेंट है।
हम देखेंगे उसमें क्या डिटेल है ना, सेपरेट इलेक्टोरेट वो भी पढ़ेंगे, है ना, इम्पोर्टेंट है। लाइक फॉर्मेशन ऑफ होम रूल लीग, फिर बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट मिलके होम रूल लीग्स स्टैब्लिश करते हैं। रीजन है बहुत सारा, है ना, अलग से वो लोग, कांग्रेस एक पार्टी तो था ही, एक रिप्रेजेंटेशन था ही, एक प्लेटफॉर्म था ही, बट उसके अलग एक होम रूल लीग, एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, एक पार्टी बनाते हैं। क्यों बनाते हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। फिर मोंटेगो सेल्स फोन रिफॉर्म 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, वो भी लाते हैं। साथ साथ एक्चुअली क्या होता है, जब आंदोलन शुरू होते हैं ना, तो क्या करते हैं ब्रिटिश लोग, ब्रिटिशर्स का पॉलिसीज ऐसा रहता था कि हम लोग वो आंदोलन को कम करने के लिए एक तो डंडा लगाता था, जेल में भेजता था, ठीक है। जो ज्यादा एक्सट्रीम, जैसे एक्सट्रीमिस्ट लाल बाल पाल, उनको तो जेल में भेज दिया था उस टाइम, ठीक है, जब आंदोलन कर रहे थे स्वदेशी मूवमेंट का। तो एक तो हो गया कि वो लोग डंडा लगाते थे, और दूसरा तरीके से वो लोग फिर कंसेशन भी देते थे, ठीक है। हम लोग आपका थोड़ा कुछ बात मान भी लेते थे। तो ये उसी का जो रिजल्टेंट जो फॉर्म है ना, वो जैसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ये एक रिजल्टेंट एक्ट है। उसमें कुछ कंसेशंस, ठीक है, कंसेशंस बोले तो कुछ उनका जो डिमांड है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। सारा जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट का यही एक तरीका रहता है एक्चुअली, ठीक है। आंदोलन करते हैं, फिर ब्रिटिशर्स लोग डंडा लगाते हैं, किसी को जेल में भेज देते हैं, किसी किसी को, फिर कुछ कुछ जो डिमांड है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं ताकि आंदोलन कम होता जाए। ओके, तो यही एक ट्रेंड रहता है आंदोलन मूवमेंट का, अपना जो नेशनल मूवमेंट है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कि 1909 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसमें भी कुछ कंसेशंस लाया, ठीक है। जैसे दायर का कॉन्सेप्ट देखेंगे हम लोग। ओके, फिर जलियांवाला बाग आप लोग ने सुना ही होगा, है ना। उस टाइम में वर्ल्ड वॉर 1 का शुरुआत होते हैं, फिर खत्म भी हो जाते हैं उस दौरान, ठीक है। वो एक हिस्ट्री, एक इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल पार्ट है। हम जलियांवाला बाग को भी टच करेंगे, वो भी एक यू नो एक ट्रेजेडी है अपना इंडियन हिस्ट्री का। वो एक स्टोरी है, बढ़िया सा एक रिप्रेजेंटेशन भी, एक मूवी भी है उसके, रिसेंट एक मूवी है। तो आई थिंक मूवी का नाम क्या है, मैं भूल गया। ओके, ओके, 1919 और 1939, इसमें गांधी का जो लीडरशिप है वो शुरुआत होते हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फेस है, उसमें हम देखेंगे कि कैसे जलियांवाला बाग मैसेकर होते हैं, और उसका जो ट्रिगर है वो गांधी का जो, गांधी भी उसका विरोध करते हैं। फिर 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करते हैं, हम देखेंगे, डिटेल में देखेंगे एक एक करके। फिर साइमन कमीशन बैठते हैं 1928 में, क्यों बैठते हैं, कैसे बैठते हैं, देखेंगे। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 तो 1934 में आते हैं। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 में आते हैं। फिर ये पॉलिसी लाते हैं गवर्नमेंट, सॉरी ब्रिटिश जो गवर्नमेंट था, कि ना कुछ कंसेशन देने के लिए जो डिमांड कर रहे थे, है ना। उस टाइम गांधी जो लीड कर रहा था जो मूवमेंट, उसका जो डिमांड था, कुछ कुछ उन लोगों ने मान लिया, ठीक है। फिर वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होते हैं 1939 में। ओके, फिर है ना कुछ प्रोमिसेस करते हैं ब्रिटिशर्स। ओके, फिर ब्रिटिश वीक हो जाते हैं उस टाइम। फिर गांधी क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू करते हैं 1942। ओके, फिर हम देखते हैं फिर कैसे, फिर गांधी भी शुरू करते हैं मूवमेंट, नॉन वायलेंस मूवमेंट। फिर वायलेंट मूवमेंट कौन शुरू करते हैं, आईएनए लेड बाय सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। वो भी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ही होते हैं। वो कहानी है बढ़िया सा, एक इंटरेस्टिंग कहानी है, ठीक है, वो सब देखेंगे। फिर है ना, फिर म्यूटिनीज, फिर आईएनए जो है ना उसको, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के साथ साथ वो लोग आईएनए हार जाते हैं। आईएनए जो सोल्जर्स थे वो लोग कैप्चर हो जाते हैं सुभाष चंद्र बोस का देहांत होने के बाद। ये अभी भी मिस्ट्री है इनफैक्ट, वो देहांत हुआ कि नहीं उस टाइम। ओके, क्रैश हुआ है, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ ऐसा बोलते हैं, लेकिन ये एक मिस्ट्री है। और आई जब सुभाष चंद्र बोस का लापता हो गया था, आईएनए का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, और उसके तहत ही
आईएनए का जो सोल्जर्स था उसको कैप्चर कर लिया था। ओके, लेकिन उसी का चलते एक नेवल म्यूटिनी होता है, रेन म्यूटिनी बोलते हैं उसको। ओके, रेन म्यूटिनी, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी, ठीक है, वो भी देखेंगे। फिर जब ब्रिटिशर्स को लगा कि म्यूटिनी शुरू हो गया, है ना, म्यूटिनी का मतलब बगावत, है ना, जब मिलिट्री, जब अपना आर्मी है, नेवी है, उसके अंदर ही अगर का जो सोल्जर है, उसके अंदर का जो सोल्जर है वो अगर लड़ाई करने लगते हैं, लड़ाई हथियार उठा लेते हैं अगेंस्ट द रूलर्स या ब्रिटिशर्स, तो उनका जो दिन है बस गिने चुने दिन होते, है ना, वो रियलाइज हो गया था ब्रिटिशर्स को, है ना, द काउंटडाउन बिगिंस। तो उन्होंने फिर अपना जो कारोबार है, ब्रिटिशर्स का जो रूल था वो रैप अप करने लगा, ठीक है, छोड़ने लगा, छोड़ने के लिए प्लान बनाने लगा। ओके, फिर उसके तहत ही कैबिनेट मिशन प्लान बनाते हैं, माउंट बेटन प्लान बनाते हैं, फिर फाइनली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट्स आते हैं और हमारा इंडिपेंडेंस हो जाता है। ऑब्वियसली पार्टीशन होते हैं उसमें, ठीक है, उसमें एक कहानी है क्यों पार्टीशन होते हैं, ठीक है, वो हम जो कहानी है उसको हम पढ़ेंगे, नॉट इन डिटेल, लेकिन हम कहानी का जो बेस है वो टच करेंगे कल, ठीक है। ये जो कहानी बताया हमने, अब नेक्स्ट नेक्स्ट जो लेवल है, ये तो ओवरऑल था, ठीक है। अब थोड़ा डेप्थ, एक एक कहानी को लेके थोड़ा डेप्थ में जाएंगे और हमारा बेस तैयार करेंगे। ओके, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री।